अब हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के आजकल क्या चर्चा है। लेकिन टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको एक कथन बताऊंगा, और कथन है इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध इतिहासकार अर्नोल्ड टाइनबी का। आपने नाम या तो सुना होगा या पहली बार सुन रहे होंगे। अर्नोल्ड टाइनबी अंग्रेजी इतिहासकार थे। उन्होंने कहा था कि यदि विश्व के इतिहास में किसी देश के इतिहास के साथ सबसे ज्यादा छेड़छाड़ की गई है तो वो देश कौन सा है? वो देश हमारा भारत है। अर्नोल्ड टाइनबी का ये कहना था कि विश्व के किसी भी देश के इतिहास के साथ सबसे ज्यादा छेड़छाड़ की गई तो किस देश का इतिहास है? वो भारत के। और मैं आज इस टॉपिक पर चर्चा करूंगा तो हमारे सामने यही तथ्य आने वाले हैं कि भारत के इतिहास के साथ किस प्रकार छेड़छाड़ की गई। इस टॉपिक पर भी हमारे यहाँ चर्चा होगी। तो इस वीडियो को या इस चर्चा को शुरू करने से पहले मेरा विनम्र निवेदन है कि जो भी इसे देखे वो शेयर जरूर करे। फेसबुक हो, आपकी व्हाट्सएप हो, आपकी स्टेटस हो, आपके ग्रुप्स हो, आपकी इंस्टाग्राम हो, जहां पर भी शेयर जरूर करे ताकि हमें इतिहास के जो वर्तमान जो तथ्य है हमारे सामने निकल के आ रहे हैं उनकी जानकारी उसके। तो सबसे पहले है आजकल सिंधु घाटी को लेकर के क्या चर्चा है और ये चर्चा कब शुरू हुई है या कब चल रही है। 21वीं सदी के दूसरे दशक में। अब 21वीं सदी का मतलब है सन 2001 से लेकर के 2100 तक का जो टाइम पीरियड है उसे बोलते हैं 21वीं सदी या 21वीं शताब्दी। और इसके किस दशक में? दूसरे दशक में। और दूसरे दशक का मतलब है 2011 से लेकर के 2020 तक के बीच का जो टाइम पीरियड है उसे दूसरा दशक बोला जाएगा। और अब हम 2022 में जी रहे हैं, यानी कि हम तीसरे दशक में जी रहे हैं। 2021 से 2030 के बीच का जो टाइम पीरियड है वो तीसरा दशक होगा 21वीं शताब्दी का। इस बात को ध्यान रखिए। और हमने 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लासों में ये खूब पढ़ा था 21वीं सदी का भारत, मेरे सपनों का भारत, तकनीकी दौर का भारत, ऐसे लेख लिखते थे अंग्रेजी और हिंदी में। लेकिन वो थोड़ा सा लेख तो एक आदर्शवादी होकर हम लिखते थे, यथार्थ में भारत के इतिहास के साथ किस प्रकार छेड़छाड़ की गई और वर्तमान में उसके क्या क्या तथ्य निकल के आ रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा में मुख्य मुख्य जो बिंदु रहेंगे वो इस प्रकार रहेंगे। एक तो ये इस सभ्यता के वास्तविक निर्माता कौन थे। अब सिंधु घाटी सभ्यता के वास्तविक निर्माता कौन थे? सोचने की बात है, याद करने की बात है कि हम 6ठी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास और 12वीं क्लास के आगे जितनी भी पढ़ाई होती है, BA MA BEd MAd जितनी भी पढ़ाई होती है, अगर उनमें इतिहास का कहीं भी अध्ययन होता है तो सब में ये बताया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे और वैदिक सभ्यता के निर्माता थे आर्य। अब यह बात को रोकना और थोड़ा सोचना कि यदि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को द्रविड़ मान लीजिए, कोई आपत्ति नहीं, मान लीजिए, और वैदिक सभ्यता के लोगों को हम आर्य माने, तो अब पहली बात तो आर्य लोगों को आक्रमणकारी के रूप में दिखाया जाता है कि आर्यों ने तो आक्रमण किया था, वो यहाँ के थे ही नहीं, बाहर से आए थे, आक्रमण किया और उस सभ्यता को नष्ट कर दिया और अपनी सभ्यता को स्थापित कर दी। ऐसा प्रत्येक किताब में मिलता है और अधिकांश इतिहासकार ऐसा मानते भी है। अब हमें आपत्ति कहाँ से लगती है कि ये लोग सही बता रहे हैं या कहीं कोई दाल में काला है? अब इस सभ्यता के वास्तविक निर्माता कौन है, इस पर चर्चा करें तो एक आते हैं अपने पुणे डेक्कन कॉलेज के पूर्व कुलपति और इतिहास के प्रोफेसर जिनका नाम है डॉक्टर वसंत शिंदे। एक तो उन्होंने रिसर्च की और रिसर्च ऐसे वैसे नहीं की, पूरे वैज्ञानिक तौर तरीकों से की। उसके बाद राष्ट्रीय संग्रहालय यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है उनके पुरातत्ववेत्ता प्रोफेसर संजीव कुमार सिंह, उन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब की चर्चा करेंगे। और अनेक इतिहासकार जो भारतीय इतिहासकार जैसे शंकरानंद है, लक्ष्मण स्वरूप है, डॉक्टर पुशालकर है और भी कई सारे लोग हैं, इतिहासकार है, उनकी क्या राय है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हम प्रत्येक किताब में पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे? द्रविड़। अगर द्रविड़ों को मानेंगे तो निश्चित सी बात है कि वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे और उनको हम भी क्या मानेंगे? आक्रमणकारी मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो दोनों अलग अलग हो गए। हड़प्पा सभ्यता तो किससे संबंधित होगी? द्रविड़ों से और वैदिक आर्यों से। अब आर्य आक्रमणकारी मानना पड़ेगा हमें, लेकिन आर्य आक्रमणकारी थे नहीं। आजकल की जो शोधें हो रही है, रिसर्च हो रही है, उनमें आर्य आक्रमणकारी थे ही नहीं। और आक्रमणकारी तो दूर की बात है, वो भारत के भी नहीं थे, वो भारत के ही थे आर्य। ये हकीकत है, ये आजकल की वैज्ञानिक शोध इनको इनके आंकड़े सामने ला रही है। अब बात करें
डॉक्टर वसंत सिंधे ने राखीगढ़ी हरियाणा में अपना शोध कार्य शुरू किया। ठीक, और वहां से शोध कार्य में जो जो उन्हें पूरा अवशेष नर कंकाल प्राप्त हुए, उन नर कंकालों की वैज्ञानिक शोध, उनके वैज्ञानिक जांच क्रियाओं के माध्यम से ये सामने आया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग तो आर्य लोग थे, द्रविड़ थे ही नहीं। और इनकी शोध का शीर्षक क्या था? डॉक्टर वसंत कुमार सिंधे की शोध जो थी वो एक प्रतिष्ठित शोध पत्रिका जिसका नाम है सेल, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी, सेल की। ठीक, अब इस पत्रिका में उनकी शोध प्रकाशित हुई और शोध का शीर्षक क्या था? शोध का शीर्षक था कि प्राचीन हड़प्पाई लोगों के जीन समूह में यूरोपीय या ईरानी लोगों का डीएनए अनुपस्थित, इस प्रकार का शीर्षक था। ठीक, यानी कि हड़प्पा के जो लोग थे उनके डीएनए में, उनके जीन समूह में ईरानी लोगों का डीएनए अनुपस्थित, ये शीर्षक था। और ये कब है? सितंबर 2019 की बात करें, सितंबर 2019 में उनका जो शोध है वो उसका परिणाम सामने आता है, उनके आंकड़े सामने आते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आर्य तो फिर आक्रमणकारी थे ही नहीं, वो ईरानी तो थे ही नहीं, क्योंकि मैक्स मुलर तो कहते हैं ना ये मध्य एशिया ईरान के लोग थे, और सर्वमान्य मत भी माना जाता है कि ईरान के ही थे। तो ईरान का डीएनए तो अनुपस्थित है, तो फिर वो ईरान के कैसे हुए? अगर ईरान के मानेंगे तो विदेशी हो गए, विदेशी हो गए तो आक्रमणकारी मानना पड़ेगा। तो और इस शोध की बात करें तो जिसके परिणाम सितंबर 2019 में सामने आए, वो क्या कहती है कि डीएनए अनुपस्थित है ईरानियों का, तो ये तो भारतीय है। और आगे वसंत सिंधे जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अरे ये तो भारत के ये और आर्य और अनार्य की बात ही गलत है, ये तो एक काल्पनिक अवधारणा है कि ये आर्य थे और अनार्य थे, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था। आर्य और अनार्यों की अवधारणा को तो बनाया गया है भारत के इतिहास को तोड़ने और मरोड़ने के लिए, एक समाज में दरार पैदा करने के लिए, धर्म और संप्रदाय मत मतांतर में बांटने के लिए ऐसा एक कंसेप्ट बना दिया गया कि आर्य ये थे, अनार्य ये थे। उसके बाद बात करते हैं प्रोफेसर संजीव कुमार सिंह की, जो दिल्ली की अपने भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय में पुरातत्ववेत्ता है। उन्होंने किताब लिखी ग्लोरी दैट वाज हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक, उसमें उन्होंने मेहरगढ़ से लेकर के सरस्वती नदी के आसपास तक के सारे स्थलों की व्याख्या दी है। और उनमें उन्होंने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ नहीं थे, हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे। और इनका प्रमाण क्या है? हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता के अंदर जो जो समानताएं मिलती है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट उन्होंने माना था वो अग्नि वेदिकाएं माना था। किन्होंने? प्रोफेसर संजीव कुमार सिंह ने माना था। तो प्रोफेसर संजीव कुमार सिंह और वसंत सिंधे और इनके अलावा शंकरानंद, लक्ष्मण स्वरूप और डॉक्टर पुशालकर, इनकी रिसर्च क्या कहती है कि आर्य आक्रमणकारी नहीं थे, आर्य भारत के मूल निवासी थे और हड़प्पा सभ्यता द्रविड़ की नहीं होकर के किसकी है? आर्यों की, ये इनकी रिसर्च कहती है। ठीक, लेकिन हम 6ठी से लेकर 12वीं तक क्या पढ़ते हैं? द्रविड़ ही इनकी निर्माता है। तो वास्तविक निर्माता कौन है? इस पे भी अस्पष्ट है, ये भी अस्पष्ट है। लेकिन आधुनिक जो रिसर्च हो रही है उनमें आर्य आक्रमणकारी साबित नहीं हो रही है, उनमें आर्य भारत के मूल निवासी सिद्ध हो रही है। इस बात को ध्यान रखिए। तो अर्नोल्ड टाइनबी का कथन फिर याद रखना कि विश्व के इतिहास में, किसी भी देश के इतिहास में सबसे ज्यादा छेड़छाड़ हुई तो कौन सा देश है? भारत। इस कथन को याद जरूर रखना। और आर्य और अनार्य का जो कंसेप्ट था इस प्रकार लाया गया था, इस बात को ध्यान रखना। अब बात करते हैं सभ्यता के लोगों का खान पान क्या था। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता एक बड़ी जबरदस्त सभ्यता थी, उन्नत सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी, मातृत्वात्मक सभ्यता थी, नारी प्रधान सभ्यता थी। और इस सभ्यता में जो जो विशेषताएं पाई जाती है वो आज तक नहीं पाई जाती है। ठीक, अब बात करते हैं खान पान। तो एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के और फ्रांस के पोस्ट डॉक्टरल फेलो, यानी कि जो पीएचडी के बाद जो प्रोग्राम होता है पढ़ाई में, उसको पोस्ट डॉक कहा जाता है। तो उनके एक फेलो है, उनका नाम है ए सूर्य नारायण। उन्होंने अपनी एक रिसर्च आर्कियोलॉजिकल साइंस में प्रकाशित की, जो शोध पत्रिका है। और उनका शीर्षक क्या था? उत्तरी पश्चिमी सिंधु सभ्यता के लोगों के बर्तनों में लिपिड अवशेष, इस प्रकार का एक शीर्षक था। उत्तरी पश्चिमी सिंधु सभ्यता के लोगों के बर्तनों में लिपिड अवशेष। और इस शीर्षक के द्वारा उन्होंने क्या कहना चाहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे? मांसाहारी थे, उनका मुख्य भोजन मांसाहारी था। ये बात कर रहे वर्तमान में, आज से 2 साल पहले बात है ये, इस प्रकार के सामने। लेकिन अब इनका काउंटर कब होता है? अब इनके रिप्लाई में फिर रिसर्च होती है। और रिसर्च करते कौन है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय।
उनके प्रोफेसर है RN सिंह, और इसके अलावा डॉक्टर केंद्रा N पैट्री वो आते हैं। ठीक, तो ये लोग मिलकर के एक रिसर्च करते हैं और रिसर्च के द्वारा ये प्रूफ करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी थे, और ये प्रूफ कर देते हैं। तो इस प्रकार का कंसेप्ट सामने आता है कि इस सभ्यता को बदनाम कैसे किया जाए, मांसाहारी कर दीजिए, ताकि अब वर्तमान भारत की अधिकांश जनसंख्या, अधिकांश जो लोग हैं उस सिंधु घाटी सभ्यता के प्रति थोड़ा मतलब उससे सहानुभूति न रखे, और सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकसित थी उसमें थोड़ा सा ऐसे मतलब इमेज बना दी जाए कि वो यार सभ्यता तो ठीक थी लेकिन उसके लोग ठीक नहीं थे। यानी कि कुल मिलाकर के भारत को ही बदनाम करने की वो आती है इसमें। लेकिन अब जो रिसर्च हुई उनमें ये स्पष्ट हो चुका है कि ये लोग शाकाहारी थे। अगर हम बाई चांस मान के चला जाए कि मांसाहारी थे तो 0.001% ऐसी संभावना है कि हो सकते होंगे, या फिर इतनी मात्रा में लोग थे, ना कि पूरे लोग थे। 99 तो शाकाहारी थे, बाकी अगर हुआ बाई चांस संभव हुआ तो केवल एक में से भी बहुत कम हिस्सा वो लोग थे क्या थे, मांसाहारी थे। हुआ तो वो भी थे नहीं। उसके बाद बात करते हैं सिंधु लिपि की। अब सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कोई उसको वस्त्रोत्पेदम कहता है, कोई गोमुद्रिका लिपि कहता है, कोई सर्पिलाकार लिपि कहता है, और कोई उसको भाव चित्रात्मक लिपि कहता है। ठीक, लेकिन उस लिपि को आज तक ठीक तरीके से ना तो पढ़ा जा चुका है और ना ही ठीक तरीके से समझा जा चुका है। यानी कि उसे आज तक पढ़ने और समझने में मनुष्य को, वर्तमान मनुष्य को, आधुनिक मनुष्य को सफलता प्राप्त नहीं हुई है। उसके कुछ शब्दों को अनुमान के आधार पर हमने पढ़ाया समझा है, लेकिन वास्तविक तौर पर उनका अर्थ क्या था ऐसा नहीं पढ़ा गया। ठीक है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि थी उसे आद्य ऐतिहासिक लिपि कहा जाता है, या पूरी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लेखन कला का विकास तो हो गया, लेकिन लिखित साक्ष्य क्या था उसे हम ठीक तरीके से पढ़ और समझ नहीं पाए। इस बात को ध्यान रखना। तो एक विद्वान है, गोंडी भाषा के विद्वान मोतीराम कंगाली, उन्होंने कहा था कि गोंडी भाषा से जोड़ करके अगर इस लिपि को पढ़ा जाए, गोंडी भाषा को से जोड़ करके इस लिपि को पढ़ा जाए तो शायद हो सकता है कि सिंधु लिपि को पढ़ने में सफलता मिल जाए। इस बात को ध्यान रखें। तो इसके अलावा जो नेचर नामक रिसर्च जर्नल है उसमें बहता अंशुमली मुखोपाध्याय की एक रिसर्च छपी उसमें उन्होंने क्या कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो एल का उच्चारण आर के रूप में या रे के रूप में करते थे। ये भी एक नया आंकड़ा सामने है कि ले का उच्चारण रे के रूप में या एल का उच्चारण आर के रूप में कौन करते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और ऐसा किनका कहना है या किन की रिसर्च से सामने आया है, तो बहता अंशुमली मुखोपाध्याय की रिसर्च में सामने आया। इस बात को ध्यान रखिए। और उनकी रिसर्च नेचर नामक शोध पत्रिका में छपी है। इस बात को भी ध्यान रखिए। उसके बाद बात करें स्थल मोहनजोदड़ो पर चर्चा। अब आप इस बात को जानते हो कि मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के किस प्रांत में, तो सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो की अवस्थिति क्या है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और अब ये मोहनजोदड़ो बिल्कुल विलुप्ति की कगार पर है। पाकिस्तान की सरकार और उनकी राज्य सरकार मोहनजोदड़ो को संरक्षण देने में बिल्कुल नाकामयाब और असफल रही है।